नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 9 समकालीन भारत पुस्तक है, जो उसका पाठ नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का जो भौतिक स्वरूप है या नहीं, जो भारत की भूमि है, उसको किस आधार पर बांटा गया है, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इसके 2 भाग में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ से अनेक प्रश्न उत्तराखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे थे, और साथ में हमने भारत के प्राकृतिक विभाजन को देखा था, भौतिक विभाजन। जैसे कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि 6 भागों में बांटा गया था। इसमें से हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है या नहीं, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है। इन पर हम चर्चा कर चुके हैं, जबकि हमने आज चर्चा करनी है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे, इसके विषय में हम जानेंगे। इससे पहले हम 2 मिनट के अंदर जो हमने 2 भागों में चर्चा की है, उसे एक बार रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, जहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। आप लोगों ने देखा था ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय के बीच में सचौर जोन का क्षेत्र था। उसके बाद आप लोगों ने देखा था महान हिमालय एवं लघु हिमालय या नहीं मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को MCT मेन सेंटर थ्रस्ट कहा जाता था। MCT मेन सेंटर थ्रस्ट। जबकि मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियों के मध्य के क्षेत्र को जो अलग करता है, उसे GBT या नहीं ग्रेट बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। जबकि गंगा मैदान को जो शिवालिक श्रेणियों से अलग करता है, उस रेखा को या उस बिंदु को हम HFT कहते हैं, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें साथ साथ हमने देखा था कि जो इसके नदियों के आधार पर विभाजन हुआ था, सिंधु से सतलज, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसके बाद सतलज से यहाँ काली नदी तक के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता के क्षेत्र को हमने देखा था नेपाल हिमालय के रूप में, और ब्रह्मपुत्र से तीस्ता के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के रूप में देखा था। उसके बाद हमने उत्तर के विशाल मैदान की बात की थी। उत्तर के विशाल मैदान में हमने देखा था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड का कुछ भाग है, बिहार है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र यहाँ पर अधिकतर आया था, जिसमें आप लोगों ने भाबर है, तराई है, भांगर है आदि सब बिंदुओं पर चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात हम मानचित्र के आधार पर थोड़ा विस्तार से नहीं कर पाए, विस्तार तो क्या मतलब, बहुत संक्षेप में भी नहीं कर पाए। आइए इसे 1 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। जो यह प्रायद्वीपीय भारत है, यह दक्कन पठार आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ इसके ऊपर का जो भाग है, इसे उच्च भूमि कहा जाता है, मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के ऊपरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है, जिसमें मालवा पठार, छोटा नागपुर का पठार आदि ये क्षेत्र आते हैं। आप इस क्षेत्र को मध्यवर्ती उच्च भूमि कह सकते हैं। जबकि जो ये सतपुड़ा पर्वत है, इसके नीचे के क्षेत्र को हम दक्कन पठार के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है, इसका आकार त्रिभुजाकार है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका आकार की अगर बात करें तो यह त्रिभुजा आकार का है, त्रिभुज के आकार का है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ थी, और साथ ही साथ जो ये छोटा नागपुर का पठार है, इसे उच्च भूमि प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। जबकि हमने इसके साथ साथ चर्चा की थी कि जो यह उत्तर के विशाल मैदान के नीचे का क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार की बात, तो इसमें अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। सबसे ऊपर हमने देखा था कि अरावली पर्वत है, जो गंगा के मैदान एवं या नहीं उत्तर के विशाल मैदान
एवं लगभग जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके उत्तर में, और गंगा के मैदान यानी ही जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके दक्षिण में है। अगर हम अरावली की बात करें तो इसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है। जबकि इसके बाद हम चर्चा करें, इसके ठीक नीचे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसे कालूमार या सद्भावना शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। इसके ठीक नीचे या नहीं दक्षिण में देखें हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर जो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा की जो चोटी है इसे गुजरात में राजपीपला के नाम से जानते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ने पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मैकाल पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी अमरकंटक है। उसके बाद हमने सतपुड़ा को देखा, यह दो नदियों के बीच के क्षेत्र में है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी आप देख पा रहे होंगे, और इसके उत्तर में इसके उत्तर में सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी एवं दक्षिण में इसके ताप्ती नदी है। इसीलिए इसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। या नहीं, ब्लॉक पर्वत वह होता है जो दो ओर से नदियों से घिरी होती है, या नहीं जिसके ओर दोनों ओर क्या होते हैं, नदियां होती हैं। और ताप्ती और नर्मदा की अगर बात करें तो यह पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलकर या प्रवाहित होकर अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में गिरते हैं। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट पर जो दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, कहाँ पर मिलती हैं या किस पर्वत पर मिलती हैं या किस पर्वत श्रृंखला पर मिलती हैं, ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप लोग कह सकते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती हैं। या यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं उनका मिलन बिंदु है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके भी दक्षिण में, नीलगिरी के भी दक्षिण में आप देख सकते हैं अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडी की जो ऊंचाई है वह 2695 मीटर है। 2695 मीटर ऊंचाई अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे भी ऊंची चोटी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिम से पूर्वी घाट का मिलन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इससे पहले हमने देखा था अनाईमुडी की जो ऊंचाई थी वह 2695 मीटर थी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी थी। उसके बाद अगर हम दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 2637 है। 2695 सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई, जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर है, जिसका नाम है दोदा बेटा। इसके साथ साथ आप लोग जान सकते हैं कि अरमा कोबडा है, 1680 मीटर ऊंचाई यह पर्वत श्रृंखला है। आज हम आगे चर्चा करेंगे, जहां पर हमें चर्चा करनी थी भारतीय मरुस्थल के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत और उत्तर का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय भारत के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आइए जानते हैं क्या है भारतीय मरुस्थल। कई किताबों में आप लोगों को मिल सकता है कि जो ये भारतीय उच्चावच है या नहीं, जिसे हम भारत का भौतिक विभाजन कहते हैं, इसे 5 भागों में बांटा
गया होगा, लेकिन जहाँ पर 5 भागों में बांटा गया होगा उस किताबों में भारतीय मरुस्थल जो है इसको आपके उत्तर के विशाल मैदान में सम्मिलित कर लिया गया है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय मरुस्थल के अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। हमने देखा था अरावली सबसे ऊपर था, उसके भी उत्तर में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल किसे कहते हैं? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो कहाँ पर है? पश्चिमी किनारे पर है, अरावली पर्वत के। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तारांकित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ पर मरुस्थल होता है तो वहाँ पर वनस्पति कम होते हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ दिखती हैं, मतलब कुछ नदियाँ दिखती हैं। उसके बाद बालू में ही वो नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। इसके बाद अगर हम देखें कि बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए गए हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह देख सकते हैं। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला। प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि बरकान क्या है? यह अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। जबकि भारत पाकिस्तान की सीमा पर किस प्रकार के बालू के टीले मिलते हैं? वो लंबवत टीले मिलते हैं भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में। जबकि आप जैसलमेर में जाएंगे तो बरकान के समूह देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। भारतीय मरुस्थल किस प्रकार से वहाँ दूर दूर से वहाँ की महिलाएं पानी ला रही हैं, यह इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ जो अर्धचंद्राकार यह स्थिति बनी है, इसे बरकान कहते हैं। यह आप लोगों ने देखा। साथ ही साथ जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बने हैं मरुस्थल है, उस मरुस्थल को हम देखें तो वह लंबवत स्थित है। उसके बाद हम चर्चा करें तटीय मैदान के बारे में। हम देखें प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों विस्तार हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार देखा हमने, उसके इधर को पर्वत श्रृंखलाएँ थी, जबकि इसके बाहरी क्षेत्र में क्या है, कुछ तटीय मैदान है। या पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। जो आप लोग देख रहे थे मानचित्र में, इसके सबसे ऊपरी भाग को हम देखें तो गुजरात तट कह सकते हैं, गुजरात के आसपास के क्षेत्र को। और इसके दक्षिण में देखें या नहीं पश्चिमी भारत के उत्तर में देखें, जो गुजरात तट है उसके ठीक नीचे या नहीं उत्तरी भारत में जो गुजरात से नीचे का क्षेत्र है, मुंबई और गोवा, उस क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट किसे कहते हैं? कोंकण तट गोवा एवं मुंबई के क्षेत्र को कहते हैं। या नहीं पश्चिमी भारत के उत्तरी तट को कोंकण तट कहा जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान या कन्नड़ तट कह सकते हैं हम लोग। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? केरल के आसपास का जो क्षेत्र है मालाबार तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक के क्षेत्र को कन्नड़ तट और सबसे ऊपर के भाग को कोंकण तट कहा जाता है। उसके बाद देखें बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। यहाँ पर जो मैदान है बंगाल की खाड़ी की ओर पश्चिम बंगाल में, वह क्या है, विशाल एवं समतल है। उत्तरी भाग इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसका उत्तरी भाग जो आंध्र प्रदेश
के आसपास है, उत्तरी सरकार कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण का भाग कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसके दक्षिण का भाग कोरोमंडल तट, यहाँ मालाबार तट देखा था आप लोगों ने। कोरोमंडल तट के ऊपर उत्तरी सरकार तट। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, या प्रश्न पूछा जा सकता है चिल्का झील कहाँ पर है। चिल्का झील उड़ीसा में है। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किसके डेल्टा, किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, तो महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अंतिम जो भारतीय विभाजन, भारत के भौतिक विभाजन में अंतिम जो भाग आता है वह द्वीप समूह का आता है। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। क्या आप इन द्वीप समूह की पहचान कर सकते हैं? निश्चित तौर पर आप लोग जानते होंगे कि इसके पूर्व का क्षेत्र जो है वहाँ पर अंडमान निकोबार है, जबकि इसके पश्चिम में जो अरब सागर है, अरब सागर में जो अंडमान निकोबार के विपरीत है लक्षद्वीप समूह है। आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जबकि अरब सागर पर देखेंगे आप लक्षद्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप स्थित है, ज्ञात कीजिए। मतलब अरब सागर यहाँ पर है, अरब सागर केरल यहाँ पर है। यहाँ पर आपके जो द्वीप समूह हैं वो लक्षद्वीप समूह हैं। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप किससे बना है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का एक उदाहरण है जो अरब सागर में है, जबकि आप देखेंगे कि इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमोन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप को आपके लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। जो ये अरब सागर में द्वीप है, प्रवाल भित्तियों से बना है, उसका नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवरावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि कवरावती किसकी राजधानी है या किसका प्रशासनिक मुख्यालय है? कवरावती लक्षद्वीप का मुख्यालय है। इसे द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप पर क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है। आप देख सकते हैं पिटली द्वीप मानव रहित द्वीप है। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा द्वीप मानव रहित द्वीप है जहाँ पर वन्य अभयारण्य है या पक्षी अभयारण्य है? तो वह पिटली द्वीप है। अब बंगाल की खाड़ी उत्तर के दक्षिण की तरफ फैले हुए श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल के नीचे का क्षेत्र है। यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह हैं। समूह के बड़ी संख्या में ये इनका समूह है। ये बहुत बहुल बिखरे हुए हैं, मतलब बहुत बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार इसे कहा जाता है। माना जाता है यह द्वीप समूह निर्मित पर्वत श्रृंखला का शिखर है। यह द्वीप देश की सुरक्षा के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों के पाए जाने वाले पादप जंतुओं बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप हैं। यहाँ की जलवायु विषुवत वृत्तीय तथा
यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट आए थे कि जो ये लक्षद्वीप है, यह एक तो यहाँ आपके बंगाल की खाड़ी के नीचे है। यहाँ देखें जो ये बंगाल की खाड़ी के नीचे है, यह एक पर्वतीय द्वीप है। अगर हम देखें तो यह पर्वतीय द्वीप है, क्योंकि जो पर्वत हिमालय पर्वत है यहाँ पर, वही इसका भाग ही आगे जाकर क्या हुआ है, आगे जाकर के उठा हुआ है। जो लगभग बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, वहाँ पर पर्वतीय द्वीप हैं। जबकि आप देखें नीचे अंडमान निकोबार में देखें तो वहाँ पर आप लोगों को जो पूर्वी तट है कांप द्वीप पाए जाते हैं, जबकि पश्चिम में आप लोगों ने देखा था परवाल द्वीप अरब सागर में, और जो मुंबई के आसपास के क्षेत्र हैं, पश्चिम का क्षेत्र है, वहाँ पर पथरीले द्वीप पाए जाते हैं। आप अगर ऐसे भारत के मानचित्र में देखें तो यहाँ पर पथरीले द्वीप, नीचे लक्षद्वीप में कांप द्वीप या नहीं सॉरी परवाल द्वीप, कांप द्वीप यहाँ अंडमान निकोबार में। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो द्वीप मिलते हैं वो पथरीले प्रकार के द्वीप होते हैं। आप नोट कर सकते हैं इन सारे पॉइंटों को, निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप है जो सक्रिय है, जबकि अगर हम दूसरे ज्वालामुखी की बात करें तो नारकुंडम है जो आपके निकोबार में है। विभिन्न भू आकृतियाँ, विभागों तथा विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करती है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पृथक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न के भंडार हैं। इसके प्राचीन सभ्यता के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिससे देश के औद्योगिक विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार देश की विभिन्न भौतिक आकृतियां भविष्य के विकास की अनेक संभावना प्रदान करती हैं। संक्षेप में यहाँ पर दिया था कि जो सबसे ऊपर हिमालय पर्वत है, यहाँ से जल स्रोत अनेक नदियाँ निकलती हैं, जबकि इसके ठीक नीचे जो विशाल मैदान है उत्तर का, वह अन्न के लिए, कृषि के लिए उपयुक्त है, जो अन्न का भंडार है। इसके ठीक नीचे जो प्रायद्वीपीय पठार है वह खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जहाँ पर खनिज संसाधन मिलते हैं। साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय मैदान हैं, वे मछली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि अगर हम देखें द्वीप समूह तो ये देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से हमने कक्षा 9 के पाठ 2 जो भारत का भौतिक विभाजन था उसके विषय में चर्चा की। दोस्तों, आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर एक बार कमेंट कर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे।